हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पीजीआई में। तो आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था 20/7/2025 को, उसका हम आंसर के साथ देखने वाले हैं। ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का पूर्ण रूप है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समूह के लिए संक्षिप्त शब्द है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर ब्रिक्स से संक्षिप्त नाम बना है। ब्रिक्स, बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी चीन और एस दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में सदस्य देशों की संख्या 10 है। वर्ष 2024 में 5 नए सदस्य के रूप में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है? प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है? इसका है पुनेरी पल्टन। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता पुनेरी पल्टन है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के आयोजन 2 सितंबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक कैरावन फॉर्मेट में भारत के 12 शहरों में आयोजित किया गया था। विजेता पुनेरी पल्टन, उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के विजेता हरियाणा स्टीलर्स तथा उप विजेता पटना पायरेट्स है। कौन है? पटना पायरेट्स। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसका उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधार पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील या कांबर ताल झील है, जो बेगूसराय जिले में स्थित एशिया का सबसे बड़े मीठे पानी का ऑक्सबोस झील है। इसे नवंबर 2020 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिहार के पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। बिहार के अन्य रामसर स्थल नागी पक्षी अभ्यारण्य एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। हाल ही में बक्सर के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने रामसर स्थल हो गए? 5। 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास एवं शहरी संवाद को बढ़ावा देना एवं केंद्रीय राज्य सरकार को राजनीतिक तकनीकी सलाह देना है। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भागीरथी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड। भागीरथी पर निर्मित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के पूर्व CM अब नीतीश कुमार हो गए हैं, अभी सम्राट चौधरी हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ये पूर्व हो गए हैं। बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। जिलों की संख्या 38 है। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद बांध का जलाशय, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से किस दिन को शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? किस दिन को शहीद दिवस रूप मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 23 मार्च को। प्रत्येक 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने 1931 में फांसी दी थी। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने 1931 में फांसी दी थी। कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली में भाषाओं में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन में। क्या में संविधान संशोधन में? 92वें संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। एक सींग वाले गैंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे किन राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है ये पश्चिम बंगाल एवं असम में, मुख्यतः यह असम में पाया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल के जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान एवं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा असम राज्य के काजीरंगा उद्यान में पाया जाता है। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है। भारतीय लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में लोकगीत गाती थी। इन्हें वर्ष 2025 में पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। यह स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा संचालित पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध में किया गया था। किसके विरुद्ध में किया गया था? तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध में किया गया था। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। कोमागाटा मारू क्या है? कोमागाटा मारू क्या है? यह एक कनाडा की यात्रा पर एक जहाज़ है। कनाडा की यात्रा पर एक जहाज़ है। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में हांगकांग से 376 सिख यात्री को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में हांगकांग से 376 सिख यात्री को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया था। SIM का पूर्ण रूप क्या है? SIM का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नाम इसका पूर्ण रूप है। सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। यह एक छोटा सा स्मार्ट कार्ड होता है जिसे यूजर की पहचान और नेटवर्क से जुड़ने की जानकारी स्टोर होती है। बिहार में कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? ये करते 7 जिला। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार है: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ये जमुई में पाया जाता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ये जमुई में पाया जाता है। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। यह बिहार के सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। खनिज और जिला देखते हैं। पाइराइट रोहतास कैमूर में पाया जाता है। सीसा भागलपुर में पाया जाता है। यूरेनियम गया में पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाइराइट कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास कैमूर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की 1992 में। ये की गई थी 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 30 जनवरी 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 30 जनवरी 1992 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे है, जो कि इस बार 1799 में 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब देश के 72 प्रतिनिधित्व ने बम्बई में दिसंबर में मुलाकात हुई थी। कब हुई थी? 1885 में।
1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को मुंबई तत्कालीन बम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में हुई थी। स्थापना के समय A.O. ह्यूम इनके महासचिव तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। पूछता है क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहले कदम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को रखा था। उन्होंने चांद की सतह को कोयले की चूर्ण की तरह बताया था। उन्होंने चांद की सतह को कोयले के चूर्ण की तरह बताया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी रही। पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया है? ये किया गया 1786 में। बिहार की राजधानी पटना में गोलघर का निर्माण 1786 कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा ब्रिटिश सेना के लिए करवाया गया था, जिसका उद्देश्य 1770 में अकाल के बाद अनाज का भंडारण करना था। इसका उद्देश्य था अकाल के समय भंडार को संरक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा अरवल का पड़ोसी जिला नहीं है? कौन सा अरवल का पड़ोसी नहीं है? बक्सर नहीं है। अरवल का पड़ोसी जिला जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास और पटना है। कौन कौन सा है? जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास और पटना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? पल्लव वंश सी विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश की स्थापना 560 ईसा पूर्व सी विष्णु ने किया था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम था। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये नीतीश कुमार। 10 अगस्त 2022 को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एवं गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार ने 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यूनेस्को से क्या तात्पर्य है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन। यूनेस्को से क्या तात्पर्य है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन। यूनेस्को का पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। IPL 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती? ऑरेंज कप साई सुदर्शन ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 18वां सीजन था। इसका आयोजन 22 मार्च 2025 से 3 जून 2025 तक भारत के 13 शहरों में किया गया था। इसमें कुल 10 टीम ने प्रतिभाग किया था। इस सीजन का विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु था, जबकि उपविजेता पंजाब किंग्स था। इस सीजन में सर्वाधिक रन साई सुदर्शन ने बनाकर ऑरेंज कप जीता था। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? ये करता है TSH। कौन सा उत्तेजित करता है? TSH उत्तेजित करता है। TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो शरीर के उपापचयन क्रिया, विकास और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? उपापचयन क्रिया को और विकास और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। यह गंगा नदी पर स्थित। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह एशिया का एकमात्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षित क्षेत्र है। 2025 में RBI के गवर्नर कौन होंगे? 2025 में RBI के गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुआ था। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडेट के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। भारत में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित एक परीक्षा नीट का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट।
भारत में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा नीट का पूर्ण रूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से भारत में स्नातक मेडिकल कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंतनाथ के मध्य हुआ था। यह भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे स्थित है। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहले शिक्षा मंत्री थे? ये थे मौलाना अबू कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबू कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1958 तक था। इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मौलाना अबू कलाम आज़ाद के। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद है? 61। भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 संघ की कार्यपालिका में किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती नदी सूरत से होकर के बहती है। ताप्ती नदी सूरत शहर से होकर बहती है। यह नदी गुजरात राज्य के सूरत शहर के बीच से होकर बहती है और पश्चिम की ओर होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। पूछता है क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? कुशीनगर। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं एवं स्थान और संबंधित। लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म। सारनाथ, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण, मृत्यु हुई थी। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मुजफ्फरपुर बम मामले में 1908 से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर बम मामले 1908 से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रफुल्ल चाकी से जुड़ा हुआ है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। दुर्भाग्य से उससे में यात्रा कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई। पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन थी। इसीलिए इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर है? सलमान खान। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नियुक्त किया गया है तथा इसमें 24 टीमें ने भाग लिया था। इस आयोजन में भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में नेपाल को हराकर खिताब जीता है। 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद। 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्तावना पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने का कड़ा विरोध किया था और इसे राष्ट्रवाद का सांप्रदायिक पक्ष संपर्क कहा था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या हैं? प्रारंभिक वैदिक काल के समय 2 विधानसभाएं क्या है? सभा और समिति हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 प्रमुख विधानसभाएं सभा और समिति थी। सभा बुजुर्ग और कुलीन का एक छोटा समूह था जो राजा को सलाह एवं मार्गदर्शन देता था, जबकि समिति एक बड़ी सभा थी जो आम जनता की थी और इसमें जनता को मुद्दे पर विचार विमर्श होता था।
भारत यूएन संबंध के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना है? ये 17 लक्ष्य प्राप्त करना है। भारत यूएन संबंध के संदर्भ में सतत विकास के कुल 17 सतत विकास लक्ष्य है जिन्हें सभी सदस्य देश को 2030 एजेंडा के तहत प्राप्त करना है। ये लक्ष्य गरीबी, असमानताएं और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक वैश्विक कार्य योजना बनाते हैं। नागी बांध पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नागी बांध पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के जमुई जिले में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसका पूर्ण कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करना और इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना है। डीएनए की खोज करता फ्रेडरिक मिशर है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। पानी का पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता के साथ साथ विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। सामान्यतः पीएच 0 से 14 के मध्य होता है। वे विलयन पीएच मान 7 से अधिक वे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होते हैं एवं जिसका पीएच मान 7 होता है वह विलय उदासीन होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अपतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है, अपसारी लेंस माना जाता है। कौन सा लेंस माना जाता है? अपसारी लेंस। अपतल लेंस को एक ऐसा लेंस होता है जो प्रकाश की सीधी किरण को स्रोत से एक छोटे सीधे आभासीय प्रतिबिंब में अपसारित करता है। यह वास्तविक और आभासीय दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। अपतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। पेप्सिन एक एंजाइम है जो डैश का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एक सक्रिय पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में विभाजित करता है और प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन की खोज जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर श्रॉन ने 1836 में किया था। मानव हृदय में कितनी कक्ष होती है? 4। मानव हृदय में कितनी कक्ष होती है? 4 कक्ष होती है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो परिसंचरण प्रक्रिया के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद निलय। निलय वे कक्ष होते हैं जो रक्त पंप करते हैं और अलिंद वे कक्ष होते हैं जो रक्त को ग्रहण करते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह 19वीं शताब्दी के अंत में 1899 से 1900 झारखंड में हुआ था। इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इसका उद्देश्य जल, जंगल, जमीन और आदिवासी के अधिकार को पुनः स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? जल, जंगल, जमीन, आदिवासी के अधिकार को पुनः स्थापित करना था। ये साल पूछ सकता है कब हुआ था? 1899 से 1900 में हुआ था। तमिल में कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम किसके लिए? परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह है रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर 61.80% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 51.50% है। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 51.50। बिहार के रोहतास जिले की कुल साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। विटामिन सी है एक है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका मुख्य कार्य ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज के लिए आवश्यक है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, हरी मिर्च, टमाटर, पालक, पत्ता गोभी आदि है। बल का ऐसा ही क्या है? बल का ऐसा ही न्यूटन होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। यह बल की प्रवृत्ति रखता है। बल एक सदिश राशि है। बल का ऐसा एक मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा एक मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्ति एसआई इकाई है? लक्स। कौन सा है? लक्स।
व्यावसायिक मात्रा, कार्य ऊर्जा का तजूल, शक्ति का वाट, प्रदीप्ति का लक्स, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर, आवृत्ति का हर्ट्ज। उस सिद्धांत की खोज किसने की जिसमें बताया कि वस्तु पर उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। ये किया था आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासीय कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण पनडुब्बी, गर्म हवा, गुब्बारा, हाइड्रोमीटर आदि हैं। निम्नलिखित में से किसे औषधीय पौधे माने जाते हैं? निम्नलिखित में से किसे औषधीय पौधे माने जाते हैं? नीम को। इसमें नीम को माना जाता है। नीम एक औषधीय पौधे माने जाते हैं क्योंकि इसके पत्तियों, छाल, बीज उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है तथा इसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इन औषधीय पौधे को तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, अश्वगंधा, अर्निका आदि हैं। संधियों के बीच उपस्थित द्रव जो संधियों को गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? संश्लेषक कहलाता है। संधियों के बीच उपस्थित द्रव जो संधियों की गति को आसान बनाता है साइनोवियल द्रव या श्लेषक कहलाता है। यह गाढ़ा चिकना तरल पदार्थ होता है जो हड्डियों के सिरों को चिकनाई और सहारा प्रदान करता है जिससे जोड़े के बीच घर्षण कम होता है और सुचारू संचालन में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग गलत सुमेलित है? कौन सा है? इसका आंसर नहीं दिया हो गया, नीचे देख लेते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। संग्रहण थैली राजधानी को कहा जाता है। कोशिका का रक्षक प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी ओ असंगत माना गया है जो कि गलत है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य कोशिका का बाहरी आवरण से अलग करना तथा कोशिका की आवृत्ति एवं संरचना प्रदान करना तथा कोशिका की रक्षा करना है। श्वसन तंत्र श्वास नली, फेफड़ा और से बना होता है। श्वसन तंत्र श्वास नली, फेफड़ा और कैसे बना होता है? डायफ्राम से बना होता है। श्वसन तंत्र श्वास नली, फेफड़ा एवं इससे जुड़ी अन्य संरचनाएं जैसे नाक, मुंह, गला, श्वास नलिका और डायफ्राम से मिलकर बना होता है जिसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइमोनोऑक्साइड को बाहर निकालना। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। इसका कार्य हृदय के बाह्य निलय से निकलकर शरीर के ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना है। इसका कार्य है ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाना। निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मेंढक में। किसमें होता है? मेढक में। बाह्य निषेचन उस निषेचन को कहते हैं किसी जीव के शरीर के बाहर होता है। प्रभावी निषेचन के लिए असामान्य जल निकाय अनुकूल वातावरण माना जाता है। मेढक, उभयचर, अधिकांश मछलियाँ और कुछ इकाइनोडर्म जैसी प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है। इसमें अंडे और शुक्राणु शरीर के बाहर पानी जैसे माध्यम से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक होता है? कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषक का अभिप्राय उन प्रदूषकों से है जो सीधे किसी स्रोत में पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं न कि वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रिया के बाद बनते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम निम्नलिखित के सिवाय सभी में के लिए उपयुक्त हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण दहन प्रक्रिया, सभी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन? ये नहीं। आध्यात्मिक ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होता है, ये गलत है। अधातु ऐसे तत्वों को कहते हैं जो विद्युत धारा तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं जैसे ऑक्सीजन, CO2, SO2। प्रायः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। आधात्मिक ऑक्साइड प्राकृतिक अम्लीय उदासीन होते हैं। प्रायः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं ना तो आघातवर्धन होती हैं और ना ही तन्य। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 है।
पर कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? इसकी गति करने वाले बल को क्या कहा जाता है? बेलन घर्षण। बेलन घर्षण कहा। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को बेलन घर्षण कहते हैं। यदि हम दरवाजा के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होता है? घट जाता है। घर्षण घट जाता है। घर्षण बल वह बल है जो किसी पिंड की सतह किसी अन्य पिंड की सतह के संपर्क में आने पर गति का विरोध करता है। यदि हम दरवाजे के कब्जा पर तेल लगाते हैं तो घर्षण घट जाता है। क्या होता है? घर्षण घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? कौन सा है? विद्युत अपघट्य परिसंकरण। विद्युत अपघट्य परिसंकरण है। अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि विद्युत अपघटनीय परिसंकरण विधि है। इसमें अशुद्ध धातु एनोड को उसी धातु के लवण के जलीय घोल विद्युत अपघटन डुबोया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अशुद्ध धातु एनोड से घुलकर बिल्ले में आ जाती है और फिर शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्र हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है उपयुक्त सभी। हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षक बल है जो ब्रह्मांड में किसी भी दो द्रव्यमान वाली वस्तु के मध्य लगता है जिसके कारण वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसका होगा आंसर सी। अवतल दर्पण टॉर्च प्रकाश की उपयुक्त है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त है। उत्तल लेंस वाहनों के पश्च दृश्य के लिए उपयोगी है। उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त है। पृथ्वी की सतह पर जी का माध्यम क्या है? जी का माध्य मान क्या है? इसका है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6वां भाग होता है जो कि 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए, एनीमोमीटर हवा गति के लिए, थर्मामीटर ताप के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। तरंग की दो क्रमागत शिखरों के बीच क्षैतिज दूरी क्या है? तरंगदैर्घ्य। क्या है? तरंगदैर्घ्य। तरंग के दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। डैश पैमाने और आकार के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिक और मापदंड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। क्या कहलाती है? विकास पैमाना और आकार में परिवर्तन को एक मात्रक प्रक्रिया जिसे मापा जा सकता है और नैतिक और मापदंडों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? यह है CO। कौन सा है? CO। उदासीन ऑक्साइड का अभिप्राय ऐसी रासायनिक यौगिक से है जो ना तो अम्लीय स्वरूप के होते हैं और ना ही क्षारीय स्वरूप के होते हैं। यह ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। उदाहरण: कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा जल H2O। लेड नाइट्रेट के अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो भूरे रंग का धुआं देखा जाता है वह किस गैस का होता है? किस गैस का होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। किस गैस का? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 के तापीय अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो भूरे रंग का धुआं देखा जाता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O गैस होता है। कौन सा गैस होता है? N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
करुणाकर, सूर्य का प्रभाकर है, दिवाकर है, भास्कर है, करुणाकर नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, रवि, भानु, आदित्य, दिनेश, पतंग, अरुण, अंशुमाली, जबकि करुणाकर का अर्थ करुण से भरा हुआ है। यह शिव का पर्यायवाची है। करुणाकर शिव का पर्यायवाची शब्द है। प्रतीक्षण में कौन सा समास है? प्रतीक्षण में कौन सा? अव्ययीभाव समास है। प्रतीक्षण में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। इसमें से अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारण से नहीं बदलता है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पाठक, पाठिका। पाठक क्या होगा? पाठिका। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग पाठिका है। पाठक प्लस ईक। ईक का संस्कृत प्रत्यय है जिसका प्रयोग मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाता है। मैला आंचल उपन्यास उपन्यासकार कौन है? यह है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया हिंदी का एक प्रतिष्ठित आंचलिक उपन्यास है जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसे हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें बिहार के एक ग्रामीण अंचल की कहानी कहता है और स्वतंत्रता के बाद भारत के गांव के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अर्थात गरीबी और शोषण का चित्रण करता है। क्या करता है? गरीबी, शोषण का चित्रण करता है। अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ रहा है। वाक्य का उदाहरण है तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान। अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ रहा है। वाक्य तत्कालिक वर्तमान काल है। तत्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में कार्य के होते रहने का बोध होता है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यह क्रिया जिस रूप से पता चले क्रिया अभी चालू है। पूर्व जन्म शब्द का उपसर्ग बताइए। पूर्व जन्म शब्द का पुनः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुनः प्लस जन्म, जिसे विसर्ग के बाद व्यंजन आने का विसर्ग र में परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त सार्थक शब्द बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में अवसरों का फायदा उठाना। दिए गए मुहावरे बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसरों का फायदा उठाना है। मनोहर सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? मनोहर सो रहा है में वाक्य क्रिया का भेद कौन सा है? यह है अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। दिए गए वाक्य में मनोहर सो रहा है अकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसका कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, दौड़ना, हंसना, सोना, ये सब अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।